हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, कल से बेहतर होंगे और दुगने उत्साह से अपनी स्टडी में लगे हुए होंगे। तो आज की अपनी इस क्लास में हम यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं। जीके जीएस से जो भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं या आ सकते हैं, उन सब का हम डिस्कशन करेंगे। तो आ जाइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 101, अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 110। बताइए राइट आंसर। तो देखिए, संयुक्त बैठक होती क्या है? तो जब किसी भी साधारण बिल पर, ठीक है, जो साधारण बिल होता है उस पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच मतभेद हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। और बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है। और अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। और इसका जो राइट आंसर होगा आर्टिकल 108 राइट आंसर होने वाला है। ओके, आपसे पूछ ले, संयुक्त बैठक का प्रावधान हमने किस देश के संविधान से लिया है? तो संयुक्त बैठक का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ये आपको याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है, पहली बार कब बुलाई गई? पहली बार 1961 में बुलाई गई थी। दहेज निषेध अधिनियम, दहेज निषेध अधिनियम के लिए बुलाई गई थी। ये आपको याद रखना है। इसको बुलाता कौन है? प्रेसिडेंट बुलाता है। और यदि आपसे पूछ ले अध्यक्षता किसके द्वारा, तो लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं। और अगर आपसे पूछ ले जब पहली ये बुलाई गई थी 1961 में, उस समय पर अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? उस समय पर लोकसभा अध्यक्ष थे अनंत स्वामी अयंगर। अनंत स्वामी अयंगर। कोई डाउट आपको? क्लियर है? अनंत स्वामी अयंगर लोकसभा के अध्यक्ष थे। कब? 1961 में, जब दहेज निषेध अधिनियम आया था, और इन्हीं के द्वारा अध्यक्षता की गई। दूसरा इनसे आपको याद रखना है, जो हमारी लोकसभा थी, लोकसभा के पहले अध्यक्ष आपसे पूछ ले, लोकसभा के पहले अध्यक्ष जीबी मावलंकर, जिन्हें गणेश वासुदेव मावलंकर कहा जाता है। जीबी मावलंकर। उसके बाद अनंत स्वामी से फिर क्या महत्वपूर्ण हो सकता है? तो लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष थे एम अनंत स्वामी अयंगर, पहले उपाध्यक्ष लोकसभा के। दूसरा आपको याद रखना है, जो प्राक्कलन समिति होती है, प्राक्कलन समिति के पहले अध्यक्ष भी किसको बनाया गया था? एम अनंत स्वामी अयंगर को। प्राक्कलन समिति का पहला अध्यक्ष भी किसको? एम अनंत स्वामी अयंगर को बनाया गया था। और यदि लोकसभा के पहले अध्यक्ष आपसे पूछ ले, जीबी मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष होते हैं। दूसरा आपको याद रखना है, दूसरी बार कब बुलाई गई? 1978 में बुलाई गई, बैंकिंग अधिनियम। तीसरी बार पूछ लें आपसे कब बुलाई गई थी, तो तीसरी बार 2002 में आतंकवाद विरोधक अधिनियम, जो कि पोटा होता, उसके लिए इसको बुलाया गया था। ये आपको याद रखना है। दूसरा एक क्वेश्चन आपको ये याद रखना है कि जो संयुक्त बैठक होती है, संयुक्त बैठक को केवल साधारण बिल पर ही बुलाया जाता है, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर नहीं बुलाया जाता है। धन विधेयक और जो संविधान संशोधन विधेयक होते हैं, संशोधन पर ये नहीं बुलाई जाती है। ये भी आपको याद रखना है। आगे मैं आपसे बात करूं तो अनुच्छेद 1 के बारे में, हम सांसदों के लिए बाध्यताएं हैं इसमें। अनुच्छेद 1 में बाध्यता से मैं आपसे बात करूं कि मान लीजिए कोई भी सांसद ना
बोले तो जो विधानसभा का एमएलए है या एमपी एक साथ नहीं रह सकता। यदि वो एमएलए है और एमपी बनना चाहता तो ऐसी स्थिति में उसे एमएलए के पद से इस्तीफा देना होगा, तब जाके वो एमपी बनेगा। ये आपको याद रखना है। 105 में सांसदों की शक्तियों के बारे में है, सांसदों की शक्ति के बारे में। और आर्टिकल 110 से आपको याद रखना है, आर्टिकल 110 में जो धन विधेयक होता है, धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। और कोई भी बिल धन विधेयक है या नहीं, इसको डिसाइड कौन करता है? तो जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक को डिसाइड किया जाता है। असम के गुवाहाटी में स्थित कामाख्या देवी मंदिर में प्रतिवर्ष किस प्रसिद्ध मेले का आयोजन किया जाता है? पुष्कर मेला, अंबुबाची मेला, सोनपुर मेला या सूरजकुंड मेला? बताइए राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा, अंबुबाची मेले का आयोजन असम के गुवाहाटी में स्थित कामाख्या देवी टेम्पल में किया जाता है। ठीक, कौन सी पहाड़ी पर है ये टेम्पल? नीलांचल पहाड़ी पर है, नीलांचल पहाड़ी पर है। आपको याद रखना है, अंबुबाची के मेले का आयोजन होता कब है? जून में आयोजन किया जाता है इसका। टोटल 4 दिनों तक चलने वाला मेला है और जो माता कामाख्या के मासिक धर्म से संबंधित है, मासिक धर्म से संबंधित है। ये भी आपको याद रखना है। दूसरा, आपको असम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेला याद रखना है, जिसे बोलते हैं जोनबिल मेला। अगर आपसे पूछ ले जोनबिल मेले का आयोजन कहां पर किया जाता है, तो असम में ही जोनबिल मेले का आयोजन किया जाता है। और क्यों फेमस है ये? वस्तु विनिमय प्रणाली के लिए ये फेमस है। वस्तु विनिमय प्रणाली यानी कि वस्तु के बदले वस्तु लेना, वस्तु विनिमय प्रणाली होती है। और जोनबिल मेला कहां पर? असम में आयोजित किया जाता है, ये आपको याद रखना है। आगे आपको सूरजकुंड मेले के बारे में याद रखना है। सूरजकुंड मेले का आयोजन हरियाणा के फरीदाबाद में, हरियाणा के फरीदाबाद में इसका आयोजन किया जाता है। और आपको याद रखना, सूरजकुंड मेले का आयोजन किस महीने में? तो फरवरी के महीने में ये आयोजन किया जाता है। आपको याद रखना है, क्योंकि अभी यहाँ पर सूरजकुंड मेले में एक दुर्घटना हुई है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है किस महीने में? फरवरी महीने में इसको मनाया जाता है। सोनपुर मेले के बारे में यदि आपसे पूछ ले, सोनपुर मेले का आयोजन बिहार में किया जाता है, बिहार में किया जाता है। क्यों फेमस है? यहाँ पर पशुओं का मेला होता है। ये दूसरा, जो मौर्य काल के हाथी और घोड़े हैं, मौर्य काल के हाथी घोड़े यहीं से खरीदे जाते थे। पुष्कर मेले से आपको याद रखना है, सबसे बड़ा ऊंट मेला, भारत का सबसे बड़ा ऊंट मेला कौन सा? पुष्कर मेला है। और इसका आयोजन कहां पर किया जाता है? पुष्कर मेले का आयोजन राजस्थान में किया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर, लुई पास्चर या जोनास साल्क? पेनिसिलिन बात करें हम, इसका आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। पेनिसिलिन विश्व की पहली एंटीबायोटिक है, पहली एंटीबायोटिक। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा,
पेनिसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। फफूंद से ये प्राप्त की जाती है, फफूंद से प्राप्त की जाती है और जीवाणु से जो रोग होते हैं उन पर प्रभावी होती है, जीवाणु जनित रोगों पर यह प्रभावी होती है। दूसरा आपको याद रखना, फादर ऑफ एंटीबायोटिक किसको कहा जाता है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को ही फादर ऑफ एंटीबायोटिक कहा जाता है। एडवर्ड जेनर के बारे में आप याद रखना, तो एडवर्ड जेनर के द्वारा विश्व का पहला टीका खोजा गया था। और अगर आपसे पूछ ले कौन सा टीका खोजा गया था, तो एडवर्ड जेनर के द्वारा चेचक का टीका पहला खोजा गया था। विश्व का पहला टीका खोजा गया। टीका कौन सा था? चेचक का टीका खोजा था, चेचक का टीका। दूसरा, एडवर्ड जेनर को ही फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। आगे आपको ध्यान रखना है लुई पास्चर के बारे में। लुई पास्चर ने पाश्चुरीकरण विधि दी। पाश्चुरीकरण विधि का जनक इनको कहा जाता है। दूसरा, रेबीज का टीका किसने खोजा? तो रेबीज का टीका भी लुई पास्चर के द्वारा ही खोजा गया था। पाश्चुरीकरण विधि क्या होती है? तो इसमें क्या होता है, इन्होंने बताया दूध को एक निश्चित टेम्परेचर पर गर्म करके जो दूध के अंदर बैक्टीरिया होते हैं उनको नष्ट किया जा सकता है, उसे ही पाश्चुरीकरण कहा जाता है। और रेबीज का टीका भी लुई पास्चर ने ही खोजा और लुई पास्चर को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। जोनास साल्क से आप याद रखना, जोनास साल्क इन्होंने पोलियो के टीके का आविष्कार, सर्वप्रथम पोलियो के टीके का आविष्कार किया था। और इन्होंने जो आविष्कार किया था वो आईपीवी था। आईपीवी, ओपीवी दो प्रकार के टीके होते हैं। आईपीवी टीका इसे इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है, इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है। और जो दूसरा है ओपीवी होती है ओरल पोलियो वैक्सीन, इंटरेक्टिव पोलियो वैक्सीन, इसका फुल फॉर्म ओरल पोलियो वैक्सीन। इसको मुंह में डाला जाता है, मुंह में डाला जाता है। आपको ये याद रखना है, यदि आपसे आईपीवी के बारे में पूछे या पहला पोलियो का टीका किसने खोजा, जोनास साल्क ने, जिसे इंजेक्शन के थ्रू लगाया जाता है। और ओपीवी की बात करें तो ओपीवी अल्बर्ट साविन के द्वारा खोजा गया टीका है और इसे मुंह में डाला जाता। आपको याद होगा ना, 2 बूंद जिंदगी की इसकी टैगलाइन थी जब ये अभियान चलाया गया था। पल्स पोलियो अभियान के बारे में भी आपको याद रखना है। पल्स पोलियो अभियान पल्स पोलियो अभियान कब स्टार्ट किया गया? 1995 में स्टार्ट किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मदन मोहन मालवीय, राजा राम मोहन राय, एनी बेसेंट, जोनाथन डंकन। आप बहुत कंफ्यूज होंगे इस क्वेश्चन में, लेकिन आप टेंशन मत लेना, सारा सॉल्यूशन आपको नंबर 1 किया जाएगा। ठीक है, 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज, ये राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित किया गया था, ये आपको याद रखना है। दूसरा, राजा राम मोहन राय से आपको क्या याद रखना है? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा का गठन किया गया, आत्मीय सभा का गठन किया गया, ये आपको याद रखना है। दूसरा आपको क्या याद रखना है? 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना, ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। दूसरा आपको याद रखना है, राजा राम मोहन राय के सहयोगी भी थे जिसमें बेकर भी थे, उनके द्वारा भी इसको स्थापित
किया गया, ये भी आपको याद रखना है। 1828 में ब्रह्म समाज और 1829 में सती प्रथा बैन कराने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। और सती प्रथा को बैन किसने किया था? तो सती प्रथा को विलियम बेंटिक के द्वारा बैन किया गया था। आगे आपको याद रखना है, ये हिंदू कॉलेज है, कंफ्यूजन बिल्कुल क्रिएट नहीं करना, एक सेंट्रल हिंदू कॉलेज है, सेंट्रल हिंदू कॉलेज 1898 में स्थापित किया गया। किसने स्थापित किया था? एनी बेसेंट ने किया स्थापित, एनी बेसेंट ने। और एनी बेसेंट की एक पत्रिका भी आप याद रखना, कॉमनवेल्थ पत्रिका भी किसकी है? एनी बेसेंट की है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये हिंदू कॉलेज है जो राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित किया गया। जबकि मैं बात करूं आपसे सेंट्रल हिंदू कॉलेज की, 1898 में एनी बेसेंट के द्वारा स्थापित किया गया। और कॉमनवेल्थ पत्रिका इनकी आपको याद रखनी है। और एनी बेसेंट से आप एक क्वेश्चन और याद रखना, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की फर्स्ट महिला अध्यक्ष कौन थी? तब आपका राइट आंसर एनी बेसेंट ही होने वाला है। और यदि पहली इंडियन पूछे आपसे तब आपका राइट आंसर सरोजनी नायडू होने वाला है। क्लियर है आपको? और यही जो सेंट्रल हिंदू कॉलेज है आगे चलकर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से प्रख्यात हुआ। इसका जो अधिनियम है 1915 के तहत इसको अधिनियमित किया गया था। और 1916 में इसका उद्घाटन किया था किसके प्रयासों से? मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से, मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से। और इसका नाम क्या कर दिया गया? BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इसका नाम कर दिया गया। ये भी आपको याद रखना है। आगे आपको क्या याद रखना है? तो 1916 में जब इसका उद्घाटन हुआ था तो महात्मा गांधी की पहली सार्वजनिक उपस्थिति अगर आपसे पूछी जाए, गांधी की पहली सार्वजनिक उपस्थिति कहां पर थी? तो BHU के उद्घाटन में ही पहली सार्वजनिक उपस्थिति थी। ये भी आपको याद रखना है। आगे बात करें हम जोनाथन डंकन की, तो जोनाथन डंकन के द्वारा 1791 में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई, संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। दूसरा आपको याद रखना है जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है जिसकी स्थापना एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा? विलियम जोन्स ने की थी, विलियम जोन्स ने की। और कहां पर की थी? कलकत्ता में, कलकत्ता में की। इससे आपको याद क्या रखना है? तो इसमें भी जोनाथन डंकन का सहयोग प्राप्त हुआ था। और अगर आपसे पूछ ले भारत का पहला मेडिकल कॉलेज कब स्थापित किया गया, तो भारत का पहला मेडिकल कॉलेज अगर आपसे पूछ ले कलकत्ता में ही स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया? 1835 में स्थापित किया गया था। पूछ ले किसके द्वारा? इसको विलियम बेंटिक के द्वारा स्थापित किया गया। गंगा नदी भारत के मैदानी भागों में कहां से प्रवेश करती है? देवप्रयाग, हरिद्वार, ऋषिकेश या गंगोत्री? तो इसका राइट आंसर गंगा नदी हरिद्वार से मैदानी भागों में प्रवेश करती है, गंगोत्री से ये निकलती है, गोमुख गंगोत्री से निकास है इसका। और इसको देवप्रयाग से पहले भगीरथी नदी के नाम से जाना जाता
जाना जाता है भागीरथी नदी के नाम से। भागीरथी नदी से आपको याद रखना है, इसी नदी पर टिहरी डैम है, उत्तराखंड में टिहरी बांध है। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है, सबसे ऊंचा बांध भारत का, ये आपको याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध है। दूसरा आपको अगर आपसे पूछ ले भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है, तो ऐसी स्थिति में सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध पूछे तब आपका भांकड़ा नागल बांध राइट आंसर होगा। भांगड़ा नागल बांध जो कि कहां पर है, सतलज नदी पर है और पंजाब और हिमाचल की सीमा पर, पंजाब और हिमाचल की सीमा पर स्थित है। सभी प्यारे भैया बहनों को समझ आ रहा है नहीं? ठीक है, समझ आए तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना हमें। ठीक है, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर है। दूसरा आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश में कहां से प्रवेश करती है, उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है बिजनौर से, उत्तर प्रदेश में बिजनौर से प्रवेश करती है। दूसरा आपको याद रखना उत्तर प्रदेश से बाहर कहां से निकलती है, बलिया डिस्ट्रिक्ट से उत्तर प्रदेश से बाहर निकलती है और टोटल 5 राज्यों में बहती है, जिसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल में सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है, जो बांग्लादेश में भी है और पश्चिम बंगाल में भी है, सुंदरवन डेल्टा। गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदी मिलकर करती हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा अगर आपसे पूछ लिया जाए, सुंदरवन डेल्टा है, ये आपको याद रखना है, विश्व का सबसे बड़ा। ये क्लियर है आपको? और यहीं पर फरक्का बैराज, पश्चिम बंगाल में ही फरक्का बैराज किस नदी पर है, गंगा नदी पर ही है फरक्का बैराज। और कहां पर है ये, मुर्शिदाबाद में है, मुर्शिदाबाद। आपको याद रखना है इस मुर्शिदाबाद को पहले मकसूदाबाद के नाम से जाना जाता था और मकसूदाबाद अकबर ने बसाया था। ठीक है, याद रखना है मकसूदाबाद किसने बसाया, अकबर ने बसाया था। अकबर ने बसाया, ये आपको याद रखना है। आगे मैं आपसे बात करूं तो गंगा एक राष्ट्रीय नदी है, और अगर आपसे पूछ ले गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया, तो इसको राष्ट्रीय नदी, नेशनल रिवर 2008 में घोषित किया गया था। दूसरा अगर आपसे राष्ट्रीय जलीय जीव पूछ ले, जलीय जीव, नेशनल जलीय जीव आपसे पूछ ले, गंगेटिक डॉल्फिन है, गंगेटिक डॉल्फिन है, जो कि कब डिक्लेयर किया गया था, 2009 में इसको डिक्लेयर किया गया, ये आपको याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है कि नमामि गंगे परियोजना है, नमामि गंगे परियोजना कब स्टार्ट की गई, 2014 में स्टार्ट की गई है। नमामि गंगे परियोजना 2014 में स्टार्ट की गई है। ये आपको याद रखना है, बिजनौर से प्रवेश करते और बलिया से बाहर निकल जाती है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड यूपीपीआरबी का गठन कब किया गया था, 15 अगस्त 1947, 1 अप्रैल 1937, 2 दिसंबर 2008, 26 जनवरी 1950।
तो इसका जो राइट आंसर है 2 दिसंबर 2008 को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड का गठन किया गया था। इसका अगर आपसे मुख्यालय पूछे, मुख्यालय लखनऊ में है और शिरडकर महोदय इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। शिरडकर अध्यक्ष हैं वर्तमान में। ये आपको याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है, अगर आपसे पूछ ले उत्तर प्रदेश पुलिस का सबसे उच्चतम पद, हाई रैंकिंग पद कौन सा होता है, तो डीजीपी। डीजीपी हाई लेवल का पहले नंबर का पद है, ये आपको याद रखना है। दूसरा अगर आपसे पूछ ले उत्तर प्रदेश पुलिस का गठन 1861 के अधिनियम से 1861 के अधिनियम से 1863 में किया गया था। 1863 में किया गया। पुलिस से संबंधित यदि आयोग आपसे पूछे तब आपको फ्रेजर आयोग के बारे में याद रखना है। फ्रेजर आयोग के बारे में याद रखना है। फ्रेजर आयोग पुलिस से संबंधित था। और अगर आपसे पूछ ले भारत का पुलिस आयोग का गठन कब किया गया, तो भारतीय पुलिस आयोग का गठन या राष्ट्रीय पुलिस आयोग का गठन आयोग का गठन 1977 में किया गया था। और किसकी अध्यक्षता में, तो धर्मवीरा की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया। दूसरा अगर आपसे पूछ ले राष्ट्रीय पुलिस सुधार समिति का गठन या समिति को पहली बार कहां पर लागू किया गया था, तो केरल में लागू किया गया। राष्ट्रीय पुलिस सुधार समिति को सर्वप्रथम केरल में लागू किया गया था, ये आपको याद रखना है। 1857 के विद्रोह के दौरान प्रसिद्ध चिन्हट का युद्ध उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था, लखनऊ, कानपुर, झांसी, मेरठ, बताइए। लखनऊ में ये युद्ध इंग्लिश और भारतीय लोगों के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। लखनऊ के पास में चिन्हट है, वहां पर लड़ा गया। ठीक। और लखनऊ को पहले अवध के नाम से भी जाना जाता था, और अवध से आपको याद रखना है अवध से आपको याद रखना है अवध पर 1801 में सहायक संधि थोपी गई। सहायक संधि। ठीक। दूसरा 1856 में हड़प नीति के तहत इसको हड़पा गया। हड़प नीति के तहत हड़पा गया। अगर आपसे पूछ ले हड़प नीति होती क्या, तो हड़प नीति क्या थी, ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा स्टार्ट की गई थी। और हड़प नीति को अपनाने वाला पहले जो रियासत थी वो सतारा थी। इसमें क्या होता है, जिन भी राजा या महाराजाओं की संतानें नहीं थी और उन्होंने गोद ले लिए थे बच्चे, तो उस गोद प्रथा को मान्य नहीं किया। क्या गोद प्रथा को मान्य नहीं किया था। और इस पर तो ये वाला नियम लागू भी नहीं होता था जो ये अवध है। लेकिन अवध को जो हड़पा, इन्होंने अवध पर आरोप लगाया था कुशासन का आरोप। कुशासन का आरोप लगाया था, ये आपको याद रखना है। आगे अगर आपसे पूछ ले 1857 की क्रांति का नेतृत्व 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, यहां से अवध से बेगम हजरत महल ने किया था। बेगम हजरत महल ने, ये आपको याद रखना है। और अवध के अंतिम नवाब बाजिद अली शाह की ये पत्नी थी, ये भी आपको याद रखना है। इन्होंने ही यहां से नेतृत्व किया था। और लखनऊ अगर आपसे पूछ ले तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे पर है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे पर है। और नवाबों की नगरी इसको कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। आगे अगर मैं बात करूं आपसे कानपुर से,
जो नाना साहब थे उन्होंने 1857 क्रांति का नेतृत्व किया। नाना साहब ने 1857 क्रांति का नेतृत्व किया था। जो अंतिम पेशवा थे, पेशवा बाजीराव सेकंड, पेशवा बाजीराव सेकंड के ये दत्तक पुत्र थे नाना साहब, जिन्हें धोंदू पंत के नाम से भी जाना जाता है। धोंदू पंत के नाम से भी जाना जाता है। और आपको याद रखना है, तात्या टोपे इन्हीं के सेनापति थे। तात्या टोपे नाना साहब के ही सेनापति थे। और इनका अगर वास्तविक नाम आपसे पूछ ले, रामचंद्र पांडुरंग, रामचंद्र पांडुरंग तात्या टोपे का वास्तविक नाम था। ये भी आपको याद रखना है। और झांसी से जो नेतृत्व किया था, झांसी से नेतृत्व किया था रानी लक्ष्मीबाई ने। रानी लक्ष्मीबाई ने, इन्हें मणिकर्णिका के नाम से भी जाना जाता है। और इनका एक बहुत फेमस कथन है, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, रानी लक्ष्मीबाई का ही कथन है। 1857 क्रांति का नेतृत्व इनके द्वारा किया गया। और इनकी जो डेथ है वो 1858 में ग्वालियर किले में हो गई थी। उनको मार दिया गया था ग्वालियर किले में। आगे आप याद रखना, 1857 का जो विद्रोह है कहां से स्टार्ट हुआ था? मेरठ से स्टार्ट हुआ था 10 मई 1857 को। 10 मई 1857 को। और यहां से धन सिंह कोतवाल और कदम सिंह के द्वारा नेतृत्व किया गया था। आगे आपको इसी 1857 के विद्रोह के बाद एक आयोग का गठन किया गया था, जिसे बोलते हैं पील आयोग। पील आयोग अगर आपसे पूछ ले तो पील आयोग सेना के एकीकरण से संबंधित आयोग था। और 1857 क्रांति के समय पर ही 1858 में इसका गठन किया गया था। और उस समय के यदि आपसे गवर्नर जनरल पूछ ले तो कौन थे? उस समय के 1857 की क्रांति के समय पर गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। 1858 के अधिनियम से उनको ही वायसराय बनाया गया था। यदि आपसे पहले वायसराय पूछ ले तब आपका राइट आंसर लॉर्ड कैनिंग होगा। लेकिन जब 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय पर वो गवर्नर जनरल ही थे। ये भी आपको याद रखना है। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? कोलकाता, शिमला, कटक या कोयम्बटूर? केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी संस्थान कलकत्ता में है। कलकत्ता में है। याद रखना है। गोल्डन फाइबर क्रांति का संबंध किससे है? तो गोल्डन फाइबर क्रांति का संबंध भी जूट से ही है। गोल्डन फाइबर क्रांति का संबंध जूट से ही है। जूट का उत्पादन के मामले में यदि विश्व में पहले नंबर पर पूछ ले तो पहले नंबर पर भारत आता है। और भारत में ही पहले नंबर पर पूछ ले तो पश्चिम बंगाल पहले नंबर पर आता है। ये भी आपको याद रखना है। और कोलकाता में ही केंद्रीय कांच व सिरेमिक संस्थान है। सिरेमिक संस्थान है। ये भी आपको याद रखना है, कोलकाता में ही है। दूसरा आपको याद रखना है, गोल्डन फाइबर क्रांति का संबंध हमारा हो गया किससे? जूट से हो गया। आगे कोयम्बटूर से आपको यहां पर गन्ना प्रजनन संस्थान है। गन्ना प्रजनन संस्थान कहां पर है? तब आपका राइट आंसर कोयम्बटूर होगा। लेकिन यदि आपसे गन्ना अनुसंधान संस्थान पूछ ले, गन्ना अनुसंधान संस्थान आपसे पूछ ले, तब आपका राइट आंसर लखनऊ होने वाला है। लखनऊ होने वाला है। और यदि आपसे केंद्रीय सकरा अनुसंधान संस्थान पूछ ले, सकरा अनुसंधान संस्थान आपसे पूछ ले, तब आपका राइट आंसर कानपुर
होने वाला है। आपको कंफ्यूजन में बिल्कुल भी नहीं आना है, क्योंकि तीनों मैंने यहाँ लिखे। गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में है, गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, और शर्करा अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। आगे आपको याद रखना, कटक में चावल अनुसंधान संस्थान है। चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर है? कटक में है, और कटक महानदी के किनारे पर है। कटक महानदी के किनारे पर है, ये आपको याद रखना है। कटक किस नदी के किनारे पर? महानदी के किनारे पर है। और सुभाष चंद्र बोस का जन्म भी कहां पर? कटक में ही हुआ था। महानदी के किनारे पर ही आपको याद रखना है। महानदी पर भारत का सबसे लंबा बांध, जिसे हम हीराकुंड बांध कहते हैं, हीराकुंड बांध बना हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। और शिमला में आलू अनुसंधान संस्थान है। आलू अनुसंधान संस्थान कहां पर है? शिमला में है। हैदराबाद रियासत को भारतीय संघ में शामिल करने के लिए कौन सा सैन्य अभियान चलाया गया था? ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन ब्लू स्टार या ऑपरेशन मेघदूत? बताइए राइट आंसर। हैदराबाद रियासत के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। 1948 में इसे चलाया गया, ये आपको याद रखना है। 1948 में चलाया गया। दूसरा, अगर आपसे पूछ ले हैदराबाद किस नदी के किनारे पर है? मूसी नदी के किनारे पर है। ठीक है प्यारे बच्चों, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे पर है मेरे प्यारे भैया बहनों, ठीक है ना, मूसी नदी के किनारे पर है। दूसरा आपको याद रखना है, मूसी नदी के किनारे पर है। और जो सहायक संधि अगर आपसे पूछ ले किसने स्टार्ट की थी? सहायक संधि स्टार्ट तो डुप्ले ने की थी, लेकिन डुप्ले फेमस नहीं हो पाया। इसको प्रसिद्धि मिली थी बेलाजली के काल में, बेलाजली के काल में। और पहली जो रियासत थी, पहली रियासत थी हैदराबाद। सहायक संधि अपनाने वाली पहली रियासत हैदराबाद थी, 1898 में अपनाया। ये भी आपको याद रखना है। दूसरा मैं आपसे बात करूं ऑपरेशन विजय की, 1961 में चलाया गया। गोवा, दमन द्वीप को पुर्तगालियों से मुक्त कराया, पुर्तगालियों से मुक्त कराया था, यह भी आपको याद रखना है। आगे बात करूं मैं ऑपरेशन ब्लू स्टार की, तो ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में चलाया गया। 1984 में जर्नैल सिंह भिंडारेवाला, ठीक है, जर्नैल सिंह भिंडारेवाला के खिलाफ चलाया गया था। भिंडारेवाला के खिलाफ। और कहां पर? अमृतसर पंजाब में इसे चलाया गया। अमृतसर पंजाब में, क्योंकि वो यहीं पर दुबके हुए थे। जनरल सिंह भिंडारेवाला, ऑपरेशन ब्लू स्टार हो गया। ऑपरेशन मेघदूत याद रखना है, ऑपरेशन मेघदूत भी 1984 में ही चलाया गया था। और क्यों चलाया गया? भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है, सियाचिन के लिए इसे चलाया गया था, यह भी आपको याद रखना है। 1961 में हमने ऑपरेशन विजय पढ़ा, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। 1999 में भी ऑपरेशन विजय चलाया गया था, और 1999 में जो नाम दिया था कारगिल को लेकर ये चलाया गया था, कारगिल को लेकर चलाया गया था, ये भी आपको याद रखना है। विश्व मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 10 दिसंबर, 15 नवंबर, 7 अगस्त या 26 दिसंबर? बताइए राइट आंसर। तो आपसे मैं बात करूं, विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। और आपको हमारा जो राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है उसके बारे में याद रखना, 12 अक्टूबर 1993 में गठन किया गया एनएचआरसी का, और इसके पहले अध्यक्ष रंगनाथ मिश्रा
NHRC के पहले अध्यक्ष थे। दूसरा आपको याद रखना है, इसका मुख्यालय कहां पर है? मुख्यालय दिल्ली में है। और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं वो रामा सुब्रमण्यम वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ये भी आपको याद रखना है। रामा सुब्रमण्यम NHRC के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। आगे आपको याद रखना है 26 दिसंबर के बारे में। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 7 अगस्त को नेशनल हथकरघा दिवस मनाया जाता है और स्वदेशी आंदोलन को लेकर इसे मनाया जाता है। दूसरा आप याद रखना, जो भारत के फेमस भाला फेंक खिलाड़ी हैं नीरज चोपड़ा ने जो अपना गोल्ड मेडल टोक्यो ओलंपिक में लाए थे वो भी 7 तारीख को ही लाए थे, इसलिए भाला फेंक दिवस भी 7 अगस्त को मनाया जाता है। भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है। आगे 15 नवंबर से आपको याद रखना है जनजाति गौरव दिवस के रूप में, जनजाति गौरव दिवस के रूप में 15 नवंबर को बनाया जाता है और बिरसा मुंडा के सम्मान में सेलिब्रेट किया जाता है। क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस जिले की जेल में फांसी दी गई थी? गोरखपुर, फैजाबाद, गोंडा, प्रयागराज। तो इसका तो राइट आंसर होगा गोरखपुर में फांसी दी गई थी इन्हें। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दी गई। फांसी का जो कारण था 9 अगस्त 1925 कांकोरी ट्रेन डकैती। कांकोरी ट्रेन डकैती और वर्तमान में इसे कांकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जाना जाता है। कांकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। गोरखपुर में फांसी दी गई। आगे बात करूं मैं अशफाक उल्लाह खां को कहां पर फांसी दी गई थी? तो अशफाक उल्लाह खां को अयोध्या में फांसी दी गई थी, फैजाबाद में। अशफाक उल्लाह खां को, ये आपको याद रखना है। पूछ लें आपसे गोंडा में राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दी गई। राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दी गई थी गोंडा में। और बात करें प्रयागराज इलाहाबाद में तो रोशन सिंह को फांसी कहां पर दी गई थी? रोशन सिंह को फांसी प्रयागराज में ही दी गई। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? 1924 सचिंद्रनाथ सान्याल और रामप्रसाद बिस्मिल। 1928 चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह। 1920 लाला लाजपत राय या 1913 लाला हरदयाल सिंह। बताइए राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर 1924 होने वाला सचिंद्रनाथ सान्याल और रामप्रसाद बिस्मिल ने कहां पर की थी? कानपुर में की गई थी, ये आपको याद रखना है। और आगे चलकर 1928 में ही इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रख दिया गया था, HSRA रख दिया गया। और याद रखना आपको चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने इसका नाम ये रखा था। पूछ ले कहां पर? फिरोजशाह कोटला मैदान। फिरोजशाह कोटला मैदान, ये आपको याद रखना। और वर्तमान में इसे अरुण जेटली स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। अरुण जेटली स्टेडियम के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। HSRA। और जो काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी उसका जो जिम्मेदारी ली थी वो HRA के द्वारा ही ली गई थी। 1913 की बात करें तो 1913 में लाला हरदयाल
सोहन सिंह भाकना, ये आपको याद रखना है। लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई। गदर पार्टी की स्थापना की गई और कहां पर की गई थी? सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को में स्थापना की गई और यहां पर ही इन्होंने युगांतर आश्रम को अपना मुख्यालय बनाया था। युगांतर आश्रम को मुख्यालय बनाया, ये आपको याद रखना है। युगांतर आश्रम को मुख्यालय बनाया था। और एक घटना आपने सुनी होगी, कामागाटा मारू की जो घटना है, जो भारतीय जहाज है उसे कनाडा पर जाने से रोक दिया गया था। नहीं, जो उस जहाज में भारतीय लोगों को भरकर ले जाया गया था, कहां पर? कनाडा में। और कनाडा में उन्हें उतरने नहीं दिया गया था। कामागाटा मारू की घटना थी वो। कामागाटा मारू की घटना गदर पार्टी से ही संबंधित थी। और कब हुई थी ये घटना? 1914 में ये घटना हुई थी। लाला लाजपत राय से आपको याद रखना है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में की गई। और पहले अध्यक्ष कौन बने थे? पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय ही इसके पहले अध्यक्ष बने थे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में की गई और पहले अध्यक्ष किसको बनाया गया था? लाला लाजपत राय को पहला अध्यक्ष बनाया गया था। कामागाटा मारू की घटना आपको याद रखनी है, 1914 में हुई थी। गदर पार्टी से संबंधित है। सैन फ्रांसिस्को में इसका गठन किया गया लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना के द्वारा। ISL, भारत में इंडियन सुपर लीग के पहले संस्करण की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ISL की शुरुआत, ISL ये फुटबॉल की प्रतियोगिता है। फुटबॉल की प्रतियोगिता है। 2010, 2012, 2014 में ये स्टार्ट की गई थी ISL। अगर मैं आपसे बात करूं, फुटबॉल की एक प्रतियोगिता है, फुटबॉल की प्रतियोगिता है और इसे 2014 में ATK, एटलेंटिको दी कोलकाता इसका पूरा नाम है, इसने केरल ब्लास्टर को हराया था। केरल ब्लास्टर को हरा दिया, ये आपको याद रखना है। और ATK को वर्तमान में मोहन बागान के नाम से भी जाना जाता है। मोहन बागान के नाम से जाना जाता है। और जो 2024-25 का जो मैच हुआ है अभी ISL वाला, उसमें मोहन बागान ही इसको जीता है। जिस तरह से ISL फुटबॉल की एक प्रतियोगिता है, आप जानते हैं बहुत ही फेमस प्रतियोगिता है IPL। ठीक है, IPL के बारे में भी हमें जानने की आवश्यकता है। IPL पहली बार 2008 में हुआ। राजस्थान रॉयल्स जीता था। किसको हराया था? CSK को हराया था। ये आपको याद रखना है। और अब तक सर्वाधिक बार मुंबई इंडियंस और CSK दोनों ने 5-5 बार इसको जीता है। और अभी 2025 की जो विजेता टीम थी वो RCB विजेता टीम रही थी। ये भी आपको याद रखना है। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? जिम कॉर्बेट, नागार्जुन सागर, पेंच टाइगर रिजर्व, काजीरंगा टाइगर रिजर्व, बताइए। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है, जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विस्तृत है। यह आपको याद रखना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विस्तृत है। आपसे अगर सबसे छोटा बाघ अभयारण्य पूछ ले, छोटा बाघ अभयारण्य पूछ ले, तब बोर बाघ अभयारण्य कहां पर है? महाराष्ट्र में है। ये आपको याद रखना है। और सर्वाधिक बाघ वाला बाघ अभयारण्य आपसे पूछ ले, सर्वाधिक बाघ जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट
उत्तराखंड में है, ये आपको याद रखना है। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है। भारत का सबसे बड़ा अगर आपसे नेशनल पार्क पूछ ले, सबसे बड़ा नेशनल पार्क अगर आपसे पूछ ले, हेमिस नेशनल पार्क है। हेमिस नेशनल पार्क है। हेमिस नेशनल पार्क याद रखना है। सबसे छोटा पूछे, भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क साउथ बटन नेशनल पार्क है। और कहां पर है ये? अंडमान निकोबार में है। अंडमान निकोबार में है, ये आपको याद रखना है। दूसरा, आपको भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क पूछ ले तो सबसे पुराना जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसे पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता था। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये भी आपको याद रखना है। विश्व गौरैया दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 21 मार्च को, 20 मार्च को, या 22 मार्च को, 24 मार्च को? विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। आगे बात करूं मैं, 21 मार्च को इंटरनेशनल वन दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात करें 22 मार्च की, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व टीबी दिवस के रूप में 24 मार्च को मनाया जाता है। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस तरह से रिवाइज करा करो। पालक में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल या सिट्रिक अम्ल? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑक्सैलिक एसिड पालक में पाया जाता है। पालक के साथ साथ टमाटर में भी पाया जाता है। टमाटर में भी पाया जाता है। इसलिए जिन लोगों के पथरी होती है उन लोगों को पालक का सेवन करने पर मनाही की जाती है, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है और ऑक्सैलिक एसिड से ही पथरी का निर्माण होता है। ठीक है, पथरी पूछ लें आपसे, कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है। कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है, ये भी आपको याद रखना है। ऑक्सैलिक एसिड टमाटर से आपको याद रखना है, इन्हें बिलायती बैगन के नाम से भी टमाटर को जाना जाता है। बिलायती बैगन के नाम से भी टमाटर को जाना जाता है। आगे बात करूं सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड नींबू और खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। नींबू और खट्टे पदार्थों में। दूसरा, खट्टे पदार्थों से आप याद रखना विटामिन सी भी खट्टे पदार्थों में ही पाया जाता है। और विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड होता है। एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ये भी आपको याद रखना है। टार्ट्रिक एसिड इमली या अंगूर में पाया जाता है। टार्ट्रिक एसिड इमली या अंगूर में पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। आगे आपको याद रखना है लैक्टिक अम्ल खट्टे पदार्थ, खट्टे दूध, ठीक है, दही में भी पाया जाता है, मठा में भी पाया जाता है, पनीर में भी पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। प्रसिद्ध पुस्तक सोल्जरिंग विद डिग्निटी किसके द्वारा लिखी गई है? जनरल बीके सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल दीपेंद्र सिंह, फील्ड मार्शल सैम मोनिक शाह, जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि जो सोल्जरिंग विद डिग्निटी पुस्तक है किनके ऊपर लिखी गई है? सैम मानिक शाह के ऊपर, लेकिन लिखी किसने है? लेफ्टिनेंट जनरल दीपेंद्र सिंह ने इसको लिखा है। और किसके ऊपर लिखी गई है?
मानिक शाह के ऊपर लिखी गई है, मानिक शाह के ऊपर इसको लिखा गया, जो 1971 के भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय पर कार्यरत थे। ये भी आपको याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है, अगर आपसे पूछ ले बेशरम किसके द्वारा लिखा गया है, बेशरम या लज्जा किसके द्वारा लिखा गया है, तस्लीमा नसरीन के द्वारा लिखा गया है। ये आपको याद रखना है। आ स्वीटेबल बॉय, आ सुइटेबल बॉय, सुटेबल बॉय या दी गोल्डन गेट, दी गोल्डन गेट विक्रम सेठ ने लिखी पुस्तक है, विक्रम सेठ के द्वारा। मिडनाइट चिल्ड्रन, मिडनाइट चिल्ड्रन और दी सैटनिक वर्सेज, सैटनिक वर्सेज सलमान रश्दी की पुस्तक है, सलमान रश्दी की पुस्तक है। एन इरा ऑफ डार्कनेस शशि थरूर की पुस्तक है। दूसरा आपको याद रखना, आ स्वीटेबल बॉय विक्रम सेठ की है, लेकिन एन अनस्वीटेबल बॉय पूछ ले आपसे तब करण जौहर की पुस्तक होने वाली है। एन अनस्वीटेबल बॉय करण जौहर की पुस्तक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बनने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद, सुभाष चंद्र बोस, राजीव गांधी। इसका राइट आंसर अबुल कलाम आजाद होने वाला है। सबसे युवा अध्यक्ष थे, ये आपको याद रखना, कब बने थे? 1923 में बने, 1923 में बने थे। और सबसे लंबा कार्यकाल भी इनका ही रहा है, कार्यकाल लॉन्ग कार्यकाल इनका ही रहा है। ये भी आपको याद रखना है। दूसरा आपको याद क्या रखना है, इनसे कार्यकाल रहा। दूसरा आपको याद रखना है, पहले शिक्षा मंत्री रहे हैं। भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना आजाद पहले शिक्षा मंत्री थे। और इनका जो जन्म दिवस है 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है। आगे इनके द्वारा इंडिया विंग्स फ्रीडम, इंडिया विंग्स फ्रीडम किसके द्वारा लिखी गई है? मौलाना आजाद के द्वारा लिखी गई है। और यदि आपसे पूछ ले विंग्स ऑफ फायर किसने लिखी है? विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखी पुस्तक है। ये एपीजे कलाम की पुस्तक है, ये आप याद रखना, ठीक है। विंग्स ऑफ फायर एपीजे कलाम की है और इंडिया विंग्स फ्रीडम मौलाना आजाद की है। दूसरा आपको याद रखना है, ब्रोकन विंग्स किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? ब्रोकन विंग्स सरोजनी नायडू की पुस्तक है, सरोजनी नायडू की पुस्तक है। मुझे आशा है कि आप इनमें जो कंफ्यूजन है आपका वो दूर हो गया होगा। इंडिया विंग्स फ्रीडम, विंग्स ऑफ फायर, ब्रोकन विंग्स के बीच जो था, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्राचीन बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार प्राचीन भारत में कुल कितने महाजनपद थे? 12, 14, 16 या 18? बताइए राइट आंसर। टोटल 16 थे। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय है और जैन ग्रंथ कौन सा है? जैन ग्रंथ भगवती सूत्र है, भगवती सूत्र है। ये आपको याद रखना है। भारत के बाहर कंबोज महाजनपद भारत के बाहर था और गांधार भी भारत के
बाहर था, ये याद रखना है आपको, भारत के बाहर। दूसरा आपको क्या याद रखना है, दक्षिण भारत में एकमात्र कौन सा था, अस्मक था, अस्मक था, ये भी आपको याद रखना है। गणतंत्र कौन कौन से थे, गणतंत्र महाजनपद बज्जी और मल्ल, दोनों गणतंत्र महाजनपद थे। और सबसे जो पावरफुल महाजनपद था वो आपका मगध था, ये भी आपको याद रखना है। दूसरा आपको यहाँ का टैक्स सिस्टम याद रखना है, क्योंकि जो महाजनपद काल है वहां पर भी टैक्स व्यवस्था थी। टैक्स व्यवस्था को क्या कहा जाता था, यहाँ पर भाग के रूप में जाना जाता था। और भाग में क्या था, टोटल उपज का 1/6 दिया जाता था, किसानों के द्वारा 1/6 टोटल उपज का दिया जाता था। और महाजनपद काल में कर को क्या कहा जाता था, भाग कर को कहा जाता था। आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल बोर्डो पोर्ट ऑफ द मून किस देश में स्थित है, इटली, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन। इसका राइट आंसर होगा फ्रांस में है। बोर्डो पोर्ट ऑफ द मून फ्रांस में है। यूनेस्को स्थल है, यूनेस्को की स्थापना की बात करें 1945 में की गई। ये आपको याद रखना है, पेरिस फ्रांस में मुख्यालय है, पेरिस फ्रांस में मुख्यालय है और पेरिस सीन नदी के किनारे पर, ये भी आपको याद रखना है। और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं खालिद अल ऐनानी, खालिद अल ऐनानी वर्तमान में अध्यक्ष हैं। पूछ ले किस देश के हैं ये, तो ये मिस्र के हैं, ये भी आपको याद रखना है, मिस्र के ये रहने वाले हैं खालिद अल ऐनानी। दूसरा आपको याद रखना, भारत में टोटल 44 वर्ल्ड हेरिटेज है, जिसमें 44 में अभी मराठा सैन्य परिदृश्य को शामिल किया गया है, परिदृश्य को शामिल किया गया है। और मैं बात करूं टोटल 44 हैं, इनके आपसे पूछ लेता प्रकार में तो 36 और 7 और 1, ठीक है। एक मिश्रित है, एक मिश्रित है जिसमें काजीरंगा आता है, काजीरंगा आता है। दूसरा 7 प्राकृतिक है और 36 की बात करें हम, ये सांस्कृतिक हैं, 36 सांस्कृतिक है। आज की क्लास यहीं रखते हैं और अपनी जो तैयारी है ना आप इसमें थोड़ा फास्टनेस लाइए, क्योंकि एग्जाम के अब ज्यादा दिन नहीं है, 3.5 से 4.5 महीने, मतलब 3.5 से 4 महीने बचे हैं, ठीक है। हमारे साथ जुड़िए और अपनी तैयारी अपने घर पर भी करिए, ठीक है। धन्यवाद।